Okay, so let us start with this final chapter in our political science where we will talk about democratic rights, लोकतांत्रिक अधिकार। अब पिछले दो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में हम लोगों ने जो है डेमोक्रेसी से रिलेटेड काफ़ी कुछ जाना था, राइट, कि कैसे जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसको जो है फ्री और फेयर तरीके से उसको चुना जाना चाहिए और उसका चुनाव होना चाहिए और एक सर्टेन पीरियड पर होना चाहिए, 4 साल 5 साल एक सर्टेन पीरियड पर ये चुनाव होना चाहिए। चैप्टर 4 में हमने देखा किस तरह से डेमोक्रेसी में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो रूल्स और प्रोसीजर्स के हिसाब से काम करते हैं और ये एलिमेंट्स जो है मान लो कि ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन ये डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए पर्याप्त नहीं है। इलेक्शंस या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके साथ एक तीसरे एलिमेंट को भी कंबाइन करने की ज़रूरत होती है, दैट इज़ एन्जॉयमेंट ऑफ राइट्स। मतलब बेसिकली अधिकार की चर्चा भी होनी चाहिए ताकि सरकार जो है वो डेमोक्रेटिक हो सके। इवन जो सबसे ज़्यादा प्रॉपरली इलेक्टेड रूलर्स होते हैं जो कि इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस के थ्रू काम करते हैं, उन्हें भी जो है ये सीखना चाहिए, उन्हें भी सीखना पड़ना चाहिए कि कुछ लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना है। और सिटीजन्स के डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं वही जो है डेमोक्रेसी के अंदर इन लिमिट्स को सेट करता है। अब इसे मान लीजिए कि सरकार जो है वो बहुत तरह के कानून बना सकती है, सरकार बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन सरकार ये तो डिसाइड नहीं कर सकती है ना कि मैं किस कलर का शर्ट पहन के निकलूंगा रोड पे। या फिर गवर्नमेंट जो है मान लो कि ठीक है गवर्नमेंट जो है वो ये कह सकती है कि आप किसी को गाली नहीं दीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है ये नहीं कह सकती कि आप किसी के काम की जो है बुराई नहीं कर सकते हैं, राइट। मतलब कि आपको आलोचना का अधिकार होगा, ऑफ कोर्स आपको जो है किसी के इंसल्ट करने का अधिकार नहीं होगा इस तरीके से एज सच, आपको जो है ऑब्सीन या हर्टफुल वर्ड्स यूज करने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन हाँ किसी के आलोचना का अधिकार तो आपके पास है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये क्या है, ये सिटीजन के डेमोक्रेटिक राइट्स हैं जिनकी जो है डेमोक्रेसी में ज़रूरत होती है, क्योंकि ये वो लिमिट्स फिक्स करते हैं जिसको फॉलो करना जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, रूलर्स के लिए भी ज़रूरी होता है। और इस चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में देखने वाले हैं। अब सबसे पहले हम लोग जो है कुछ रियल लाइफ कॉजेज को देखेंगे और उनके आधार पर हम ये सोचने की कोशिश करेंगे कि राइट्स के बगैर जीवन कैसा होता है, और उसके बाद हम लोग जो है फिर राइट्स के मतलब के बारे में, उनकी ज़रूरत के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग फिर बात करते हैं, आई मीन लाइफ विदाउट राइट्स की बात करने से पहले यू हैव गॉट टू नो लाइक अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ऑल द चैप्टर्स, राइट। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था इनके बारे में। अब ये तो आप लोग ऑफ कोर्स आपके नॉलेज में है कि लाइक सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि डेमोक्रेसी का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है, राइट, कि डेमोक्रेसी क्या है और क्यों डेमोक्रेसी होनी चाहिए। फिर जो है हम लोगों ने ये भी सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने देखा था किस तरह से जो है संविधान का निर्माण कैसे होता है और इसके मेन आइडियाज़ को कैसे जो है प्लान किया जाता है, फ्रेम किया जाता है। आगे हमने देखा किस तरह से इंडिया के हर एक नागरिक के पास जो है किस किस चीज़ों का अधिकार वगैरह है। चैप्टर 4 में हमने ये देखा कि किस तरह से जो है और कोई कानून जो है वो संविधान के विरुद्ध है तो ऐसे में जो है जनता के पास अधिकार है कि वो कोर्ट को अप्रोच कर सकती है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा है किस तरह से ऑलरेडी जो है राइट्स वगैरह के, आई मीन सिटीजन्स के राइट्स के बारे में चर्चा लगातार चल रही है हमारे चैप्टर्स में। अब हम यहाँ पर जो है लेकिन इन 3 केसेस को देखने वाले हैं और इन 3 केसेस के थ्रू जो है हम ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि बिना अधिकार के जीवन क्या हो सकता है। सबसे शुरुआत में देखो ये लेटर है अनस जमील अल बन्ना से के द्वारा लिखा गया, जो लेटर उसने जो है 7 दिसंबर 2005 में लिखा था जब वो 9 साल की उम्र का था। उस समय में टोनी ब्लेयर जो थे वो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। सबसे पहले मैं कैसे हैं आप, मैंने आपको 2 साल पहले चिट्ठी लिखी थी, आपने जवाब क्यों नहीं दिया। मैं लंबे समय से आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा था लेकिन जब आपने जवाब नहीं दिया। क्या आप जो है मेरे एक सवाल का आंसर दे सकते हैं कि मेरे पिताजी जेल में क्यों नहीं हैं, क्यों नहीं है, मेरे पिताजी जेल में क्यों हैं, क्यों जो है वो ग्वांटानामो बे में है इतनी दूर। मैं अपने पापा को काफ़ी ज़्यादा मिस करता हूँ। मैंने 3 साल से अपने पापा को देखा नहीं है। मुझे पता है कि मेरे पापा ने कुछ भी गलत नहीं किया है क्योंकि वो अच्छे इंसान हैं। मैं सबसे सुनता हूँ वो पापा के बारे में अच्छी बात करते हैं। आपके बच्चे जो हैं वो आपके साथ क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन मैं और मेरे भाई जो हैं और बहन वो जो है अक्सर जो है अकेले ईद मनाते हैं बिना अपने पिताजी के 3 साल से। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप इसका जवाब देंगे। अब यहाँ पर उसने जो है एक बहुत ही खास चर्चा की है, ग्वांटानामो बे। ये ग्वांटानामो बे क्या है? तो देखो
11 सितंबर 2001 में यूएसए में टेररिस्ट अटैक हुआ। उस टेररिस्ट अटैक में जो टेररिस्ट जो थे, सुसाइड अटैक था ये, तो टेररिस्ट जो थे उन्होंने प्लेन्स को हाईजैक किया और उन हाईजैक प्लेन्स को ले जाके उन्होंने जो है न्यूयॉर्क में दो बहुत बड़ी बड़ी टावर, उस समय में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स थी, ट्विन टावर्स, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो उन टावर्स में ले जाके उन्होंने जो है उस प्लेन को टकरा दिया। दोनों इमारतें ध्वस्त हो गई, बहुत सारे लोग मारे गए और ये यूएस हिस्ट्री का जो है कह सकते हो सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था। या कह सकते हो कि पहली बार यूएसए के अंदर जो है यूएसए पर इस लेवल का अटैक हुआ था। इसे जो है 9/11 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है, इस घटना के बाद यूएसए के जो फोर्सेस थे उन्होंने दुनिया भर से 600 लोगों को गुप्त रूप से उठा लिया। ओके, 600 पीपल वर सीक्रेटली पिक्ड बाय द यूएस फोर्सेस और इन सबको उठा के जो है ग्वांटानामो बे में एक जेल बनाया था उसमें डाल दिया। ग्वांटानामो बे जो है वो क्यूबा के पास का एक एरिया है जिस पर कि अमेरिकन नेवी का कंट्रोल है, कब्जा है। अनास के फादर जो थे जमील अल-बन्ना, वो भी उन उठाए गए लोगों में से एक थे। अमेरिकन गवर्नमेंट का कहना ये था कि ये लोग जो थे वो यूएस के एनिमीज थे और ये जो है 9/11 के अटैक से जुड़े हुए थे। इन ज़्यादातर केसेस में जो गवर्नमेंट थी उनकी कंट्रीज़ की, उनसे ना तो पूछा गया था, दे वर नॉट आस्क्ड, और ना ही उन्हें इन्फॉर्म किया गया था इन कैद के बारे में। और बाकी कैदियों की तरह ही अल-बन्ना की फैमिली को भी जो है उसके जेल में होने की खबर जो है वो मीडिया के थ्रू ही पता चली कि वो जेल में है। जो भी प्रिजनर्स की जो फैमिलीज़ थी या मीडिया या इवन यूएन के रिप्रेजेंटेटिव जो थे, उन्हें उन कैदियों से मिलने का परमिशन नहीं था, उनसे नहीं मिल सकते थे। यूएस आर्मी ने उन्हें अरेस्ट किया, इंटरोगेट किया और डिसाइड किया कि उन्हें रखना है या फिर नहीं रखना है। तो मतलब कि जुडिशरी का रोल ही खत्म। आर्मी अरेस्ट कर रही है, इंटरोगेट कर रही है, वही जज कर रही है कि भाई रखें या ना रखें, कोई ट्रायल नहीं। और ना ही इन प्रिजनर्स को ये हक दिया गया कि वो अपने अपने देश के कोर्ट में अपील कर सकें। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक इंटरनेशनल संस्था है मानवाधिकार से संबंधित, ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो है ग्वांटानामो बे के प्रिजनर्स की कंडीशन के बारे में जानकारी इकट्ठा की और रिपोर्ट किया कि प्रिजनर्स को जो है टॉर्चर किया जा रहा था उन तरीकों से जो कि यूएस लॉज के विरुद्ध हैं। यहीं पर एक फेमस वाटर बोर्डिंग का भी यूज किया जाता था, आप लोग इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर जो है उनको बेसिकली युद्ध की बंदियों के साथ जो व्यवहार होता है वो व्यवहार भी उनके साथ नहीं किया जा रहा था। बहुत सारे प्रिजनर्स जो थे उन्होंने उन कंडीशंस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की कोशिश की हंगर स्ट्राइक के द्वारा, लेकिन प्रिजनर्स जो थे उनको उसके बाद भी रिलीज नहीं किया गया था। ठीक है ना, इनफैक्ट ऑफिशियली जब उनको नॉट गिल्टी भी डिक्लेयर कर दिया गया उसके बावजूद भी उन्हें रिलीज नहीं किया जा रहा था। एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की थी यूएन ने जिसने कि इन एमनेस्टी इंटरनेशनल के फाइंडिंग्स का सपोर्ट किया। यूएन जनरल सेक्रेटरी जो थे उन्होंने कहा कि जो ग्वांटानामो बे का जो प्रिजन है इसे बंद कर देना चाहिए। यूएस गवर्नमेंट ने जो है इन किसी भी रिक्वेस्ट को नहीं सुना। अब यहाँ पर आपने देखा अधिकार का हनन कैसे होता है। नॉर्मली जब किसी भी आदमी को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना पड़ता है, उस आदमी को जो है कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है और फिर जो है जो संवैधानिक जो मान लो कि दायरा है उसके अंदर उसके ऊपर जो है मुकदमा चलता है। लेकिन ग्वांटानामो बे के केस में ऐसा कुछ भी हो रहा है नहीं हो रहा है। हद की बात यह है कि इनफैक्ट जब उनको नॉट गिल्टी भी डिक्लेयर कर दिया गया ऑफिशियली तब भी उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा था। ये होती है लाइफ विदाउट राइट्स। ऐसा ही कुछ जो है सऊदी अरेबिया के बारे में है। आई मीन ग्वांटानामो बे को आप एक्सेप्शन कह सकते हैं कि भाई कोई एक देश की सरकार जो है वो दूसरे देश के नागरिकों को अधिकार देने से मना कर रही है, लेकिन यहाँ पर सऊदी अरेबिया का केस दिया जाता है और यहाँ के नागरिकों का केस यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है कि यहाँ पर देश पर जो है एक हेरेडिटरी किंग है, मतलब खानदानी शासन है और जनता जो है उनका अपने रूलर के चुनाव में या उसके बदलाव में कोई रोल नहीं है। किंग जो है वो लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव सबको चुनता है, वो जो है जजेस को भी चुनता है, वो किसी भी डिसीजन को चेंज कर सकता है। सिटीजन्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकती हैं और मीडिया जो है वो भी बिना मोनार्क के मर्जी के कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं जो कि राजा को बुरी लगे, सुल्तान को बुरी लगे या किंग को बुरी लगे। कोई भी जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन वहाँ पर नहीं है। हर एक सिटीजन को जो है
हर एक सिटीजन के लिए मुस्लिम होना कंपलसरी है। नॉन मुस्लिम रेसिडेंट्स जो हैं वो अपना रिलीजन जो है वो प्राइवेटली फॉलो कर सकते हैं, लेकिन पब्लिकली जो है वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। वीमेन के ऊपर बहुत सारे पब्लिक रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। और हाँ, किसी आदमी का बयान जो है, टेस्टिमनी जो है, उसे 2 महिलाओं के बयान के बराबर माना जाता है। तो मतलब अगर एक महिला ने एक पुरुष ने महिला के साथ अगर गलत किया कुछ भी, तो भी जो है उस पुरुष का बयान जो होगा उस महिला से डबल वेट का हो गया। और ये जो है सिर्फ सऊदी अरेबिया के केस में नहीं है, बहुत तरह के कंट्रीज़ में इस तरह की सिचुएशन भी एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि सिविल राइट्स नहीं मौजूद हैं। एक और जो केस दिया गया था, तो यहाँ पर तो खैर हमने देखा, आप कहिए कि चलिए एब्सोल्यूट मोनार्क है तो चलिए ऐसा होता है, लेकिन अब तीसरा जो हम लोग केस देखने वाले हैं ये उससे भी गजब का है। कोसोवो में एथनिक मैसेकर होता है। ओके, कैसे होता है? देखिए हुआ क्या था यहाँ पर कि कोसोवो क्या है, तो ये यूगोस्लाविया का एक प्रोविंस है। यूगोस्लाविया के बंटवारा से पहले जो है ये यूगोस्लाविया का एक प्रोविंस हुआ करता था। और इस प्रोविंस में मेजरली जो है अल्बानियन एथनिसिटी के लोग जो थे उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन बाकी पूरे यूगोस्लाविया में जो है सर्ब्स जो थे वो मेजोरिटी फॉर्म करते थे। अब ऐसे में एक बहुत ही संकीर्ण मानसिकता का सर्ब नेशनलिस्ट जो था मिलोसेविच, वो इलेक्शन जीत गया। उसकी सरकार जो थी वो कोसोवो के जो ये अल्बानियन एथनिसिटी के लोग थे उनके प्रति काफ़ी हॉस्टाइल थी। हाँ, ख़त्म कर देंगे उनको, इस टाइप का माइंडसेट था। वो जो है चाहता था, मिलोसेविच जो है वो चाहता था कि सर्ब्स जो है उनका देश पर, पूरे देश पर दबदबा हो। तो बहुत सारे जो सर्ब लीडर्स थे उनको लगा कि जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं जैसे कि अल्बानियन वगैरह, या तो वो देश छोड़ दें, नहीं तो फिर सर्ब्स का डोमिनेंस वो स्वीकार कर लें। और फिर देखो किस तरह से एथनिक क्लिंजिंग होती है, उसका उदाहरण आपको इसके एक आदमी की कहानी से ही पता चल जाता है कि 74 साल की बतीशा होक्सा जो है वो जो है अपने किचन में बैठी होती है अपने 77 साल के पति के साथ, इज़्ज़त, ठीक है, जो कि चूल्हे के बगल में गर्म हो रहे हैं थोड़ा सा। तभी जो है वो एक्सप्लोजन, उन्होंने कुछ जो है धमाके की आवाज़ उन्होंने सुनी थी, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं था कि सर्बियन जो ट्रूप्स हैं, सेना जो है वो ऑलरेडी टाउन में आ चुके हैं। अगली चीज़ जो उसे पता चला कि 5 से 6 सोल्जर उसके दरवाजे से जो है तोड़ते हुए अंदर आ गए और वो डिमांड कर रहे तुम्हारे बच्चे किधर हैं। और फिर जो है उन्होंने इज़्ज़त को जो है 3 बार सामने से चेस्ट में गोली मार दी। अपने हस्बैंड को सामने में मरता हुआ देख रही थी और सिपाहियों ने जो है उसकी उंगली से उसका वेडिंग रिंग छीना और उसे बाहर निकलने को कहा। और वो घर से बाहर भी लगभग नहीं निकली थी कि उन्होंने घर में आग लगा दी। और फिर वो सड़क पे खड़ी थी बारिश में, ना कोई घर, ना पति और ना ही कोई सामान, सिर्फ जो कपड़ा उसने पहन रखा था बस वही उसके पास था। और ये न्यूज़ रिपोर्ट जो है वो बेसिकली अल्बानिया में उस पीरियड में जो हो रहा था उसका एक कह सकते हो कि सैंपल बस था। ओके, बहुत सारे लोग जो थे वो इसमें मारे गए थे। अब इस तरह के जो है मैसेकर जो है, ये मैसेकर जो है मान लो कि अब अपनी देश की सेना के द्वारा ही कैरी आउट किया जा रहा था, राइट। नरसंहार जो है वो देश की सेना ही कर रही थी और वो सेना उसके डायरेक्शन के अंदर, उस लीडर के डायरेक्शन के अंदर काम कर रही थी जो कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू चुन के आया था। और ये जो है अभी हाल फिलहाल के समय में कह सकते हो कि एथनिक प्रेजुडिस का, एथनिक पूर्वाग्रह का जो है, पूर्वाग्रह पर आधारित किलिंग का ये सबसे बुरा उदाहरण है, सबसे बेकार उदाहरण है एकदम से। फाइनली बहुत सारे देशों ने इंटरवीन किया इस मैसेकर को रोकने में। मिलोसेविच जो है उसकी पावर चली गई और उसके बाद जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसके ऊपर मुकदमा चला ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम्स वगैरह के लिए, राइट। एंड वेल दैट वाज इट। तो इस तरह से जो है देखिए तीनों केसेस जो हैं वो अलग अलग सिचुएशंस में लाइफ विदाउट राइट्स को बताते हैं। अब आप इनमें से किसी भी सिचुएशन को जो है इमेजिन कर सकते हैं और उस टाइम में सिटीजन्स की क्या मनदशा होगी इसके बारे में आप सोच सकते हैं, कैसा वो फील कर रहे होंगे, कैसे उनकी डे टू डे लाइफ रही होगी। अब जो है इन केसेस से जुड़े हुए कुछ इंस्टेंसेस को हमारे अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी आप मिला के देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कस्टोडियल वायलेंस होता है कि नहीं होता है। अक्सर न्यूज़ आती है ना, जेल में टॉर्चर करके मार दिया गया या इस टाइप का केस सब, या फिर जब ज़बरदस्ती जो है प्रिजनर्स को खिलाया जाता है भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए। इससे रिलेटेड न्यूज़ वगैरह भी आप सर्च कर सकते हैं। देश के किसी हिस्से में अगर एथनिक मैसेकर होता है तो उसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। महिलाओं के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट के रिपोर्ट्स जो हैं उनको सर्च कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ें तो इंडिया में भी होती हैं।
राइट। वेल चलिए अगली बार हम लोग जो है अब बात करेंगे कि चलिए ये राइट्स के एब्सेंस में क्या क्या लाइफ होती है वो हम लोगों ने देख लिया। अब अगले लेसन में जब हम लोग मिलेंगे तो डेमोक्रेसी में क्या राइट्स होनी चाहिए, क्या राइट्स होती हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले लेसन में, बाय बाय।